ये बताइए, इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला निर्मला सीतारमण। सीतारमण सर। यूपी का कौन है? यूपी का कौन है? भूल गए? यही तो है, यूपी का तो पता ही नहीं है ना, इंटरनेशनल इंटरनेशनल पता है सब, बाकी अपने यूपी का नहीं पता, ऐसे चलेगा? इन्होंने पेपरलेस बजट पेश किया है, सुरेश खन्ना। सुरेश खन्ना, ठीक है, यूपी के वित्त मंत्री। सुरेश खन्ना, ठीक है ना, याद रखो, जो अपने यूपी के एग्जाम में आता, लोकल सवाल आ सकते हैं, उसमें से ये आता है, ठीक है। नई बस्ता नीति आई है, बैग नीति, मतलब स्कूल बैग नीति, उसमें कितना वजन बोला गया है कि कितना वजन होना चाहिए स्कूल बैग का बच्चों के लिए? न्यू स्कूल, अच्छा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, पता है आपको? यस सर, सर है ना, तो उसी में आपका न्यू स्कूल बैग पॉलिसी आई है। कितना वजन होना चाहिए? जितना बच्चे का वेट है उसका मात्र 10%, 10%, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कुछ बता पाएंगे आप? न्यू एजुकेशन, हाँ, क्या हो गया? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। 5-6 महीने में, हाँ, क्या हो गया? आप लोग आधा बोलते हुए रुक जाते हो। क्या बताना है सर, कुछ ये पता है? हाँ, तो थोड़ा बता दीजिए क्या हो गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी लंबा डिस्कस नहीं करूंगा, इसमें मैंने वीडियो बनाया था, वो देख लीजिएगा, नहीं तो आप कहीं और से पढ़ सकते हैं, लेकिन समझ लीजिए, क्योंकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। हमारा एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई है, इसका स्ट्रक्चर अब पहले 10+2+3 होता था, अब उसको अलग कर दिया गया है, ठीक है। तो वो सब पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं भी यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब एक सवाल जो पीसीएस प्री में, गुड इवनिंग, पीसीएस प्री में काफी ज्यादा आता है, और एक मुझे लग रहा है इस बार भी बहुत संभावना है, वो ये कि आईएमएफ, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड जो है, उसका सदस्य बना है कोई कंट्री, 190वां कंट्री है, 190 कंट्री। जब भी वर्ल्ड बैंक, अंगोरा, अंडोरा, अंडोरा कंट्री बना है, और उससे पहले 2016 में एक नोरो रिपब्लिक था, वो बना था आईएमएफ का, 189 था, ये 190 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल ये, अंडोरा, ठीक है। क्योंकि जब भी इस तरह के कंट्रीज, एक बार मुझे याद है जब मैं एग्जाम दे रहा था, तो WTO में कोई कंट्री आया था लेटेस्ट कुछ समय में, तो वो सवाल पूछ लिया था लोगों ने। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में क्या फर्क है? आइडिया इसके बारे में पता है कि वर्ल्ड बैंक क्या करता है, आईएमएफ क्या करते हैं? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बारे में कुछ जानकारी? वर्ल्ड बैंक, और क्यों बने? वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक है। इसी तरीके से मतलब किसी भी देश को आर्थिक सहायता, जैसे आपातकाल की स्थिति में या किसी तरह की कोई ऐसी आपातकाल स्थिति आती है जिसमें उसे आर्थिक सहायता देना पड़ता है, विश्व बैंक उसको देता है। और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, ये तो ये मतलब मॉनिटरिंग करता है ऐसी चीजों को। ऐसा है क्या सर? आई एम नॉट क्लियर। 10 में से 0। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो लगा कि भाई पूरा दुनिया तबाह हो चुकी है, कुछ तो करना पड़ेगा, नया स्ट्रक्चर करा जाए जिससे कि थोड़ा सा इकोनॉमी में थोड़ा सा बूस्ट है। ये थोड़ा डिस्टर्बेंस क्यों आ रहा है? एक मिनट, ये माइक ओपन है किसी से, थोड़ा सा आप लोग, ठीक है। तो ये हुआ कि भाई अब, हाँ बताइए। IMF ने प्रेडिक्ट किया है कि इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो बाय 12.5%। हाँ, मैं बस इस पे आ रहा था धीरे धीरे। तो मैं पहले भी आपसे कहा है कि वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, इन सबका क्या होता है, ये हर साल एस्टिमेशन निकालते हैं कि जो इंडिया है इतने में ग्रो करेगा, इतने में करेगा। तो ये सबका आप एक टेबल बना लेना। तो 4-5 बड़े इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, अपनी सरकार हो गई,
तो इन सबका बना लीजिएगा, एग्जाम में बड़ा सवाल पूछा जाता है, बहुत फेमस सवाल रहते हैं इस तरह का, ठीक है। बाकी मैं बताता, जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तबाही आ गई कि भाई इकोनॉमी कैसे ठीक करें, तो अमेरिका की एक छोटा सा जगह है ब्रेटन वुड, ब्रेटन वुड में वहां पर एक मीटिंग होती है और थोड़ा सा कुछ बातें डिस्कस की जाती हैं, बड़े जो सब कंट्रीज वहां पहुंचती हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रीज, और वहां पर IMF और वर्ल्ड बैंक क्या पैदा होते हैं, वहां से मान लीजिए वहां से स्टार्ट होते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक, इनको इसीलिए ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन कहते हैं, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक का जो काम है, बल्कि एग्जाम में पूछा भी गया था और इसको समझिएगा, वो वर्ल्ड बैंक का जो काम है वो डेवलपमेंट वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे डैम बनाना, सड़क बनाना, आपका कोई इस तरह की चीजें बनानी जो डेवलपमेंट के लिए होंगे, उसके लिए लॉन्ग टर्म लोन देते हैं। लॉन्ग टर्म, ये वर्ड याद रखिएगा, 20-20 साल के, 25-25 साल के आपके लोन मिलेंगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म। अभी सर वर्ल्ड बैंक ने पंजाब को भी दिया है, मतलब लेटेस्ट हाँ। कल परसों में से। अच्छा, क्या कोई स्टेट जो है वो ले सकता है इंटरनेशनल, इंडिया, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, तो क्या अपने आप ये लोन ले सकते हैं कि भाई हमें दिक्कत हो रही है? नहीं ले सकता सर, सर्टेन लिमिट है, ठीक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें अपनी गारंटी देनी पड़ती है इसमें, ठीक है। अभी जो कोरोना के बाद बड़ी समस्या आ गई थी, तो यही सब केरल जैसे कंट्री स्टेट्स ने इसको उठाया था कि हमें अपना इकोनॉमी की रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए स्टेट की हमें हेल्प चाहिए, तो थोड़ा सा हमें और अथॉरिटी दी जाए, ठीक है। कैसे डिटेल में बात कर लेंगे। तो याद रखिएगा कि जो वर्ल्ड बैंक है वो लॉन्ग टर्म लोन देता है, 20 साल का, 25 साल का देता है, और IMF का जो है वो मॉनिटरिंग है, पैसे के एक्सचेंज रेट पे करता है वो। इसका स्पेशल जो क्या था वो SDP, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, SDR होते हैं, मतलब कि इसमें कुछ हर कंट्री अपने कुछ जो इन्वेस्ट करती है IMF में, उस हिसाब से इसको SDR मिलते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स मिलते हैं, ठीक है। और वो कंट्री इसको बाद में IMF के माध्यम से इसको कभी कैश भी करा सकती है, ऐसा चीजें होती है, या उसमें वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, इस तरह से चीजें होती हैं, ठीक है। SDRs होते हैं, और ये एक्सचेंज रेट पे काम करती है कि कोई इकोनॉमी, जैसे कि मान लीजिए, और जैसे मैं बात करता हूँ 1991 में, उससे पहले 1990 के आसपास की बात है, इंडिया में बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, ठीक है, और इंडिया के पास 15 दिन से ज्यादा का अपना जो रिजर्व है नहीं था, तो IMF के पास जाती है सरकार की, भाई हमें लोन चाहिए, दिला दीजिए लोन, ठीक है। अब IMF वाला इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर IMF मना कर देगा तो फिर कहीं से लोन नहीं मिलता, कहीं से पैसा नहीं मिलेगा। तो IMF ने कहा कि हम आपको लोन दिलाएंगे, बट आपको कुछ चेंजेस करने होंगे अपनी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। जैसे कि आप अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा खोलेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है, आप सरकारी नौकरियों को कम करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देंगे, ठीक है, जो प्राइवेट कंपनीज बाहर विदेश की हैं वो इंडिया में आएंगे, इसको आप थोड़ा सा और रिलैक्स करेंगे। ये सब इसलिए कि उनको लगता है कि ये सब करेंगे तो इकोनॉमी उस कंट्री की सुधरेगी। अब ये अलग बात है, ये अलग बात है कि ये जो वर्ल्ड बैंक और IMF पे एलिगेशंस लगते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनके मन माफिक काम करते हैं। अब चूंकि 1990 के आसपास इंडिया जो है वो लाइसेंस राज था, जहां पर कोई भी मतलब कंपनी का स्टार्ट करेगा तो उसको बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे, तो बड़ी कंपनियों का इंडिया में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। जब देखा कि इंडिया की जो हालत खराब हो रही है, इंडिया को जरूरत पड़ रही है, तो इन्होंने प्रेशर डाला कि भाई आपको अपनी मार्केट ओपन करनी पड़ेगी। यही कारण है कि 1991 के जो फिर बजट आए, लिबरलाइजेशन इंडिया में आया, फिर थोड़ा सा रिलैक्सेशन किया गया, फिर जो लाइसेंस लेने का जो था वो सिर्फ न्यूक्लियर पावर और केमिकल और इस सब में छोड़कर कोई भी आदमी कहीं पर फैक्ट्री लगा सकता है, बहुत मिनिमम से लाइसेंस लेने पड़ते थे, इसमें परमिशन, लाइसेंस भी नहीं, परमिशन लेनी पड़ती थी, ठीक है। सर इसके लिए वित्त मंत्री की आवश्यकता होती है क्या सर? किसके लिए? जो किसी सर जिस तरह आपने ओपन मार्केट की बात करी, उस समय सरकार की जरूरत होती है। वित्त मंत्री तो एक हो गया, लेकिन सरकार की कैबिनेट जो है वो फैसला करती है ना, कैबिनेट वो बिल पास करेगी, कोई करेगी, तो भाई पूरा कैबिनेट जो है वो एक बिल बना के पेश करती है, और जाके फिर देखिए होता क्या कि जब बजट पेश हुआ, जब नरसिम्हा राव सरकार थी 1991 में और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने बजट बनाया था, उसमें ये बोला था कि हम फला फला जगह में हम अपने लाइसेंस खत्म कर रहे हैं, अब लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है।
तो ये एक बजट, उस बजट में ये पेश बिल बनाया गया था, उस बिल के माध्यम से चीजों को थोड़ा रिलैक्स किया गया था। तो इसे कहते हैं ओपन मार्केट ओपन कर देना, ठीक है। अब ये अच्छी बात है कि 91 के बाद इंडिया में बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज आई, जॉब आया, और अब देखो कि बैंक्स आए, इंटरनेशनल बैंक आए, इंडियन बैंक बहुत सुधार हुआ, लिबरलाइजेशन आया। आज इंडिया में जो पैसा इतना ज्यादा आ गया है वो कहीं ना कहीं लिबरलाइजेशन की वजह से आया, लेकिन इसके ड्रॉबैक भी बहुत ज्यादा है। अब ड्रॉबैक समझ लेते हैं इस चीज के पहले, ठीक है, ये आपके मेंस में काम आएगा। जैसे मैंने कहा कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक एक तरह से एजेंट का काम करते हैं, ये अमेरिका वाला का, यूरोप और अमेरिका का, कि कंट्रीज को जाके उनकी कहते हैं अगर कमजोर है बेचारे वो परेशानी है तो उसको जाके वो मिसयूज करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स अपनी कंपनीज के लिए वो मार्केट ओपन करते हैं। अब जैसे इंडिया का मार्केट ओपन हुआ तो इतनी सारी विदेशी कंपनी इंडिया में आई और उनके लिए तो हम लोग बन गए ना कंज्यूमर। पेप्सी वगैरह देख लीजिए या बाकी कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, अब तो विदेशी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा आते हैं, तो उनके लिए हम कंज्यूमर बन गए, पैसा वो कमा रहे हैं, ठीक है, और हमारा जो लोकल मार्केट है वो खत्म हो जा रहा है। तो ये बहुत दिक्कत रही, तो कुछ सालों तक बहुत दिक्कत रही। उसके बाद एहसास हुआ कि अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए हमें पैसा चाहिए होगा, तो कुछ हमें नए रास्ते अपनाने पड़ेंगे, कुछ और जगह से हमें पैसा लेना पड़ेगा। इसलिए जापान के जो जापान ने प्रमोट किया है बैंक को, कौन सा बैंक है जिसे जापान ने प्रमोट किया है? कौन सा बैंक है जो जापान का प्रमोटेड बैंक है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पीछे में आया था ये, जापान द्वारा। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। इसकी राजधानी का ये सवाल पूछा गया था, एशियन डेवलपमेंट की राजधानी कहाँ है? आई थिंक मनीला में है। मनीला में, ठीक है, याद रखिएगा इस तरह का, आई एम, ठीक है, मनीला। अब सुनिए सवाल, अभी और आगे खत्म नहीं हुआ, अभी इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि अब एशियन डेवलपमेंट में जापान ने कहा कि नहीं हम, अच्छा, अब अमेरिका को और यूरोप को तो मिल गया वर्ल्ड बैंक, ठीक है, अब जापान भी अब सुपर पावर बन रहा था, मजबूत हो रहा था, तो उसको भी ऐसा चाहिए था कि हमारी कंपनीज भी एंटर करें। और वो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप किसी को लोन दे दो और उसके बाद फिर आप अपनी शर्तें मनवा लो। तो जापान ने एशियन डेवलपमेंट के माध्यम से किया, लेकिन जापान का पैसा देने का एक बड़ा अच्छा रहता है, जब जापान देता है पैसा तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी भी दे देता है, और इंडिया को जापान का लोन बड़ा सूट करता है कि वो साथ में टेक्नोलॉजी देता है, थोड़ा रिलैक्स कर देता है, उतना ज्यादा खतरनाक नहीं जितना वर्ल्ड बैंक और ये सब चाइना वाला बैंक देता है। अच्छा, ये चलता, एशियन डेवलपमेंट चलता रहा। उसके बाद फिर आया ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है? 2002 में गोल्डमैन सैक एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके सीईओ ने एक टर्म जो है वो क्वाइन किया, बी, जो उस समय सबसे बड़ी, जो लगा था कि फ्यूचर में बहुत बड़ी ये इकोनॉमी बनेगी, जिसमें ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना और बाद में साउथ अफ्रीका जुड़ गया इसके अंदर। ये कंट्रीज जो उनको लगता था, जो गोल्डमैन सैक जो इतनी बड़ी कंपनी है उसके सीईओ को लगता था कि ये कंट्रीज जो हैं बहुत फ्यूचर में एक डोमिनेटिंग रोल प्ले करेंगी क्योंकि इनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है। इन सबके पहले अक्षर को लेकर ब्रिक्स तैयार किया गया, ठीक है। तो पहले तो ये बैठे सब लोग डिस्कस किया, अब जब ये चीज हो गई तो सारी ब्रिक्स वाले मीटिंग होने शुरू हुई और वहां से उन्होंने अपना बाद में एक बैंक शुरू किया। उस बैंक का नाम क्या है? जो ब्रिक्स वालों का बैंक है, उसमें क्या है, क्या नाम है यार, दिमाग में खुद जुड़ गया मेरा। कौन नाम बैंक बताओ, बोलिए, सुना कि नहीं सुना आपने? शंघाई में एक बैंक है, इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है, और हमारे जो केवी कामत साहब थे, जो आईसीआईसीआई बैंक के जो चेयरमैन थे, वो उसके पहले अध्यक्ष बने थे। आप लोगों ने सोचा पढ़ते नहीं करंट अफेयर्स वगैरह कुछ भी? सर, न्यू डेवलपमेंट बैंक। हाँ, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक किसे कहते हैं? ये इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर कहां है? शंघाई में, शंघाई, ठीक है, चाइना में है शंघाई, वहां पर है। अब इसमें क्या किया गया, इसमें चाइना, रशिया, इंडिया, अफ्रीका ने, ब्राजील ने पैसा डाला और बोला कि अब हम लोग अपना बैंक बनाते हैं और अपने लिए भी, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए भी और दुनिया में भी हम लोग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकें, तो जाके हम उनको भी लोन दे सकते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक करता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक करता है। तो एक तरह से ये कहते हैं ना, एक इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन की बात करते हैं, जैसे कि पैसा देके उस कंट्री पर कंट्रोल कर लेना, अपनी शर्तें मनवा लेना, ठीक है, तो ये सब भी होता है। तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। शंघाई याद रखिएगा, शंघाई। अच्छा, और कोई बैंक है क्या?
एक यार चाइना का बैंक, एक चाइना का भी बैंक, नया बैंक आया था उसी समय पे, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, आई थिंक ये था, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। चाइना ने उस समय, चाइना के पास दो बैंक हो गए थे, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक और AIIB बैंक हो गया था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो हमने देखा कि IMF में 190वां जो सदस्य बना वो अंडोरा बना। ये अंडोरा है कहां पर, पता है वो कौन सा, अफ्रीका, एशिया, कहां स्पेन का? और फ्रांस, हाँ? सर स्पेन और फ्रांस के बीच में आई थिंक। ठीक है, मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं है। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा था, तो देख लेना कहां पर है, मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं है कि कहां पर है ये। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, थोड़ा याद रहेगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इसको लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना? अपना यूपी। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2021-22 में जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, बीमा कंपनियों में FDI की सीमा जो है 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 74%। 74%। मुझे आप ये बताइए, ये FDI का क्या मसला होता है और ये 79, 74 इसका मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है FDI? होगा। फॉरेन डेवलपमेंट, फॉरेन डेवलपमेंट क्या होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। हाँ, क्या मतलब है इसका, क्या मसला है इसका, ये क्या बोलता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है FDI? और FII इसके साथ में आता है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है? वो क्या खराब करता है या ये क्या अच्छा करता है? कुछ पता है इसके बारे में? थोड़ा सा, ये भी मेंस में आता है बल्कि। सर FDI जो है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, जो फॉरेनर्स हाँ। इंडियन कंपनी में या अपनी कंपनी लाके कर सकते हैं इंडिया में। इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और FPI इज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट समटाइम। हाँ। तो अच्छा क्या होता है आपकी नजर में? आपकी नजर में अच्छा क्या है FDI Since की? it is a long term investment, so it will remain with India in every condition. Do not quit. It will support for at every step. देखिए, FDI और FII के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। जो FDI है, इसका मतलब होता है कि कोई कंपनी हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। ठीक है, तो ना सिर्फ वो पैसा लेकर आते हैं बल्कि टेक्नोलॉजी भी लेकर आते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आ रहे हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक कंपनी सेटअप करेंगे, पूरा अपना तरीके से काम करेंगे, मैनेजमेंट का जो सिस्टम होता है, टेक्नोलॉजी का जो सिस्टम होता है, या जो मार्केटिंग ऑपरेशंस में जो सिस्टम होता है, तो वो पूरी जो अपनी नॉलेज होती है वो भी लेकर आते हैं FDI के माध्यम से। जैसे कि मान लीजिए कि वॉलमार्ट आया इंडिया में, तो वॉलमार्ट ने अपनी जो बैक ऑफिस सप्लाई चेन की टेक्नोलॉजी है वो लेकर आया इंडिया में। ठीक है, अब तो पैसा भी आता है, तो और टेक्नोलॉजी भी आती है, नॉलेज भी आती है, तो बाकी कंट्रीज, बाकी कंपनीज जो होती हैं वो उनसे सीख लेते हैं कि अच्छा भाई इस तरह से किया जाता है या उस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो अब कई सेक्टर हैं जहां पर अगर FDI आई है तो बाद में इन्होंने बाकी कंपनीज ने सीखा और उससे फायदा उठाया, तो जॉब का क्रिएशन होता है, पैसा भी आता है, टेक्नोलॉजी का होता है और इंप्रूवमेंट होता है। तो FDI बड़े अच्छे होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं और हमेशा फायदे में होते हैं। ठीक है, उसके भी डिफरेंट रूट्स होते हैं टू इन्वेस्ट। हाँ, वो खैर वो तो अलग अलग माध्यम हो गए। लेकिन अच्छा, अब इसमें भी क्या है कि 100% बोला कि कहीं कुछ होता है कि 100% FDI करना, मतलब कि किसी सेक्टर में आप पूरा का पूरा विदेशी कंपनी पैसा लगाते हैं। जैसे कि आपका ऐसे ब्रांड जो सिंगल ब्रांड है, लेट्स सपोज कपड़े का कोई ब्रांड है, ठीक है, वो उसमें अगर कोई कंपनी बाहर की है वो इंडिया में आके सिंगल ब्रांड में कर लेगी। लेकिन इंडिया में अगर रिटेल में आ रहे हो तो 100% आपको नहीं आना पड़ेगा। आपको अगर 75% बोला गया है तो 75 पैसा आपको होगा और 25 पैसा कोई ना कोई इंडियन कंपनी के साथ में आपको टाई अप करके आना पड़ेगा। ये सिर्फ इसलिए कि इंडियन कंपनी के साथ थोड़ा सा एक अटैचमेंट रहता है, उनको भी सीखने का मौका मिलेगा। साथ में डर रहता है कि ऐसा ना हो कि विदेशी कंपनी पूरी आए, यहाँ के पूरी मार्केट को कैप्चर कर ले और फिर वही हो जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी वाली हालत हो जाए। ठीक है, तो बड़े फूक के कदम उठाने पड़ते हैं। हम ऐसे सेक्टर्स जहां पे थोड़ा खतरा रहता है, चीजें थोड़ा सा उतने क्लियर नहीं है, तो वहां पर खासा पैसे के मामले में बैंक हो गया या इंश्योरेंस हो गया, यहाँ पे पैसा इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वहां पर 100% FDI नहीं है, 75% है, पहले 25% था, अब जैसे 74% हो गया है, तो 74 विदेशी कंपनी होगी और 26% कोई ना कोई इंडियन कंपनी के साथ टाई अप करेगा। आपने नाम सुना होगा भारतीय एक्सा, ठीक है, तो भारतीय इंडिया कंपनी हो गई, एक्सा यूके कंपनी हो गई।
जी। ठीक है, तो यही यही है ना, इसके साथ आप समझेंगे ना। या और कौन सी होती है वो, ऐसे एडवाइस टोक्यो, हाँ ये एडवाइस और टोक्यो हो गया, ठीक है। या एक सेट मैक्स वाली कौन सी है, मैक्स न्यूयॉर्क एक मैक्स, इफको टोक्यो, टोक्यो मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ मैक्स इंश्योरेंस। न्यूयॉर्क, ठीक है, समझ गए ना आप लोग। तो दो नाम समझ रहे हैं कि भारतीय एक्स अगर लिखा है तो भारतीय इसलिए जरूरी था क्योंकि 100% एफडीआई नहीं थी, किसी ना किसी कारण से वो भारतीय, एक इंडियन कंपनी लेनी थी तो भारतीय वालों को ले लिया साथ में। अब एफआईआई में क्या होता है देखिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, अब मान लीजिए कि अमेरिका में आर्थिक मंदी ज्यादा आ गई है और वहां पर शेयर मार्केट में पैसा लगाने में जो बड़े शेयर जो होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको लगा कि यार वहां पैसा लगाएंगे तो रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। उन्होंने देखा कि इंडिया में बहुत अच्छा चल रहा है, इंडिया के मार्केट बड़ी अच्छी चल रही है, तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर वो इन्वेस्ट करते हैं। इंस्टीट्यूशंस में बड़े बड़े होते हैं, बहुत पैसा होता है, वो यहाँ के इन्वेस्ट करते हैं और आप देखोगे शेयर मार्केट बिल्कुल बूम करना शुरू कर देता है, ठीक है, यहाँ पे पैसा आना शुरू होता है। लेकिन नुकसान क्या होता है कि ये बहुत शॉर्ट टर्म होता है, क्योंकि अगर इनको उन्होंने देखा कि अरे ये तो चाइना में तो इससे ज्यादा का रिटर्न मिल रहा है तो चाइना पहुंच जाएंगे, ठीक है। हुआ क्या था कि आप आर्थिक मंदी के बाद, यानी कि जो 2008 में आर्थिक मंदी आई अमेरिका में, सब प्राइम लोन जिसे कहते हैं, उसके बाद अमेरिका की बहुत हो गई हालत खराब, ठीक है। वहां पर रिटर्न्स, बैंक कोलैप्स कर गए, वहां पे जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था उसका रिटर्न्स नहीं मिल पा रहा था, तो सारी कंपनियों ने वहां से उठ के इंडिया चली आई, इंडिया आ गई, चाइना आ गई, यहाँ पर उन्हें रिटर्न्स बहुत मिले। लेकिन 2016 में तक आते आते हालत ठीक हो गई और उस पर डोनाल्ड ट्रंप आया और डोनाल्ड ट्रंप ने, क्या वो कैसा भी आदमी आप लोग को लगे, लेकिन उसने एक काम रखा कि उसने अमेरिका की इकोनॉमी को सुधार दिया, ठीक है। और वहां पर जब इकोनॉमी सुधरी तो जो सरकार जो है या कंपनी, वहां पर रिटर्न्स मिलना शुरू हो गए, तो क्या हुआ कि सारी जो कंपनियां इंडिया में इन्वेस्ट कर रही थी वो उठ के वहां चली गई, अमेरिका चली गई, वहां पे उनको रिटर्न्स मिलना शुरू हो गए। तो एफआईआई शॉर्ट टर्म होता है, वो फायदेमंद नहीं होता है, लेकिन एफडीआई में टेक्नोलॉजी मिलती है और पैसा मिलता है, नॉलेज मिलती है, तो एफडीआई हमेशा प्रमोट किया जाता है। अब एक सवाल जो आता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा एफडीआई हमारी किस कंट्री से आती है, सबसे नंबर 1 पार्टनर कौन है एफडीआई, किस कंट्री से आती है एफडीआई? Mauritius. मॉरिशियस। अब ये मॉरिशियस से क्यों आती है, लेकिन उससे पहले समझ कि जो ये सवाल है ना कि कहाँ एफडीआई, तो मॉरिशस तो आ गया, लेकिन आपको ना थोड़ा सा ये भी देखना है कि सवाल एक और बनता है कि इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसके साथ सबसे ज्यादा है, ट्रेड किसके साथ सबसे ज्यादा है, ठीक है, चाइना के साथ, चाइना के साथ, ठीक है। बीच में और कंट्री, दूसरी कंट्री हो गई थी, तो आपको थोड़ा सा ये समझ लीजिएगा, थोड़ा सा करंट अफेयर से चीजें कि कौन किसके साथ हो रहा है, क्या हो रहा है ये। बाकी मॉरिशस क्यों है एफडीआई में नंबर 1, क्योंकि मॉरिशस है एक टैक्स हेवन कंट्री है। नाम सुना आपने टैक्स हेवन कंट्री? क्या होता है टैक्स हेवन? टैक्स हेवन क्या होता है? टैक्स हेवन नहीं सुना, कभी नहीं पढ़ा आपने टैक्स हेवन क्या होता है? ऐसी कंट्रीज जहां पर कोई सिस्टम नहीं टैक्स का, वो टैक्स लगता ही नहीं वहां पे। बहुत कुछ कंट्री ऐसी होती हैं जिनकी इकोनॉमी कुछ नहीं होती है, जिनके पास कुछ नहीं है, वो क्या करते हैं, उनकी सरकार एक ऐसा सिस्टम बनाती है कि अगर आप हमारे देश में कंपनी सेटअप करोगे तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसमें मॉरिशियस हो गया या कुछ ऐसे छोटे मोटे जो देश, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हैं। अब जैसे मतलब फिजी हो गया, या एक है ना पपुआ जी ग्विनिया एक कंट्री है, वहां पे हो गया। एक है मोरक्को नहीं, वो मोनाको नहीं, क्या मोनाको तो बिस्किट हो गया, एक कंट्री और सही है, मोनाको ही तो है, मोनाको ही कंट्री है जो यूरोप में है, और छोटा सा कंट्री है और टैक्स हेवन है। जितने बड़े बिजनेसमैन यूरोप के होते हैं, वो अब कहने को वो जर्मनी के होंगे, फ्रांस के होंगे, कहीं के होंगे, लेकिन वो जाके बन जाते हैं रेजिडेंशियल उस कंट्री के, क्योंकि वहां टैक्स नहीं है, वहां टैक्स रिबेट मिली हुई है, वहां पर आपको टैक्स नहीं देना है, आपको इनकम टैक्स नहीं है, किसी तरह का टैक्स नहीं है आपको, ठीक है। अब मॉरिशियस में जब आप कोई पहले आपने सुना इसका नाम, वोडाफोन का जो मसला हुआ था, वोडाफोन ने क्या किया, अब इंडिया में अगर वो इन्वेस्टमेंट करती है तो ये बोला जाएगा कि भाई आप लंदन की कंपनी हो, यूके की कंपनी हो, और आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको जो भी टैक्स वैक्स देना होगा तो करोगे आप, वो लंदन वाले भी टैक्स काटेंगे, इंडिया वाले टैक्स काटेंगे। तो पहले वो क्या करते हैं कि किसी टैक्स हेवन कंट्री में जाते हैं, मतलब वो पहले मॉरिशस में आए, वहां पे सेटअप किया और बोला कि मॉरिशस की जो कंपनी थी, मतलब वोडाफोन मॉरिशस था, उसने इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया में, तो टैक्स बच जाता है उनका, ठीक है। तो वो कंट्रीज जहां पर टैक्स नहीं होता है, टैक्स स्ट्रक्चर नहीं है, तो वहां पर उन कंट्रीज को बोला जाता है टैक्स हेवन कंट्री बोली जाती है, ठीक है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो भाग के ऐसी कंट्रीज में जाते हैं, यहाँ पे टैक्स नहीं देना पड़ता आपको, ठीक है। अब टैक्स के ऊपर आ गया है सबसे ज्यादा टैक्स, या टैक्स के ऊपर इकोनॉमिक से सवाल कोई आता है टैक्स के ऊपर?
एक्साइज टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, और कौन कौन टैक्स होते हैं? हाँ, एक सवाल आता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, और कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स हैं और कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स हैं? Direct tax we pay directly to the department. Indirect taxes are the taxes which are implied on the product and we have to pay that. Like we are going to buy a matchbox and there is an indirect tax applicable and we have to pay for that. और इनकम टैक्स क्या होगा? इनकम टैक्स क्या होगा? डायरेक्ट टैक्स। और सेल्स टैक्स क्या होगा? तो सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। क्लियर है ना? ये वेल्थ टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्स हो गया, ठीक है ना? मतलब जो आप पे लगे और आप ही पे करो। इनकम आपने कहा आप पे लगा, वो डायरेक्ट टैक्स हो गया, और वो टैक्स जिस पे लगे उसका पे करे ऐसे, ठीक है, वो सेल्स टैक्स हो गया। जैसे हम बाइक लेते हैं उन पे जो होता है, ठीक है ना? क्लियर हो गया ना? ये सवाल पीसीएस में आता है, आपको आता है, वो 4-5 डाल देगा आपको, और इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और ये सब डाल देगा, और बोले बताओ इसमें से डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, इसमें डायरेक्ट कौन से। ध्यान रखना इस बात को, अगर नहीं बता तो नोट कर लो, चेक कर लेना बाद में आके, और लिख लेना, पढ़ लेना इसको से, ठीक है? मैंने नोट दिया लेकिन आप पढ़ लेना। चलिए, समीक्षा के अनुसार विदेशी कर्ज सितंबर 2022 में, विदेशी कर्ज, अच्छा, एक पॉलिटी में आता है, बल्कि इकोनॉमिक्स में ही है, सरकार जो है वो कितना टैक्स, कितना वो चलिए बात बताता हूँ, अभी क्लियर हो, मुझे भी नहीं हो रहा है इसमें क्या हो रहा है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग, हाँ बोलिए सर। विदेशी कर्ज कितना में से अब फिलहाल कितने, मुझे पता है मैं कितने हैं, कितना चल रहा है विदेशी कर्ज कितना ले सकते हैं हम, कर्ज कितना ले सकते हैं हम लोग? नहीं कर्ज नहीं, एक्सपेंडिचर, हाँ, घाटा कितना हो सकता है, बजट घाटा कितना हो सकता है हमारा बजट घाटा कितना हो सकता है? बजट घाटा नहीं यार, बजट घाटा भी नहीं होता है, वो कौन सा घाटा होता है, नाम लोग मैं भूल रहा हूँ। फिस्कल डेफिसिट, हाँ, फिस्कल डेफिसिट कितना हो सकता है, ये सवाल ही पूछा जाता है, कितना होता है फिस्कल डेफिसिट हो सकता है? वो हमारी जीडीपी का लगभग आई थिंक 3.1% होना चाहिए, 2.5 ऐसे कुछ है, मतलब जीडीपी का 2.2 है, 3.2 है, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि जो वो घाटा जो हमारी जीडीपी का मात्र 3.2% होगा, उतना हमें करना है। इसका मतलब क्या होता है? घाटे का मतलब क्या होता है? घाटे का मतलब है कि एक्सपेंडिचर ज्यादा किया आपने, खर्चा ज्यादा किया, कमाई कम हुई आपकी, वही घाटा हुआ ना, कि आपने खर्चा ज्यादा किया है, किसी भी तरह से खर्चा किया और कमाई कम कर गए आप, ठीक है? अब ये बीच में एक आया FMBR एक्ट आया, FMBR, ठीक है? उस एक्ट में ये बोला गया कि भाई देखो, चाहे कुछ हो जाए, अपने देश का जो घाटा है वो हम 3.2% ऑफ जीडीपी से ज्यादा नहीं करेंगे, कि मतलब उतना हो कि जीडीपी के 3.2% के बराबर हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ज्यादा होगा वैसा वैसा हमारे पैसे की करेंसी कम होना शुरू हो जाती है और दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं उसके अंदर, ठीक है? अब प्रॉब्लम क्या होती, उस समय किया तो 6% था आई थिंक, जब स्टार्ट हुआ था एक्ट, और कोशिश की गई कि हर सरकार जो है वो 6-7% से नीचे लेगा, 3.2% के आसपास लेकर आएगी अपने आप को, ठीक है? जहां पर हमें लगा कि हाँ चीज बढ़िया चीज है, अब इससे ज्यादा घाटा नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी जब कोरोना आया, अब देखिए सुनिएगा, कोरोना आया तो ये बोला गया कि भाई सरकार को अपना घाटा बढ़ाना चाहिए कि जिससे पब्लिक को हेल्प मिल जाए, लेकिन हमारे भारत सरकार ने ये काम नहीं किया। वो काम यूरोप की कंट्रीज ने किया और हमारी सरकार ने नहीं किया। सरकार, देखिए, सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं तो सरकार क्या करेगी? अब कोरोना काल आया, लोगों के पास पैसा नहीं है, बिजनेस बंद हो गया, सब कुछ हो गया। सरकार को चाहिए था कि सरकार लोन लेती कहीं से, वर्ल्ड बैंक से, और लोगों को पैसा देती जिससे उनकी परचेसिंग पावर बढ़ती या मेंटेन रहती और उनकी सेविंग मेंटेन रहती। कोई काम तो था नहीं, लेकिन हमारे देश की सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारे देश की सरकार ने बोला कि अगर आपको चाहिए तो आप जाकर बैंक से लोन ले लो। अब पता नहीं कितने लोगों को बैंक से लोन मिल पाता है, तो भगवान जाने सरकार को कौन पता, ठीक है? लेकिन सरकार ने जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन यही काम जो यूरोप की कंट्रीज रही, ब्रिटेन रहा, सब कुछ रहा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ हर फैमिली को कुछ ना कुछ पैसा देते रहे, 5,000 10,000 जो भी है। इसमें क्या हुआ कि उनकी परचेसिंग पावर रही, उनकी सेविंग्स मेंटेन रही, और जैसे ही कोरोना खत्म हुआ उनके पास सेविंग्स तो थी पहले से ही, बिल्कुल उन्होंने परचेसिंग करना शुरू कर दिया और उनकी इकोनॉमी बूस्ट कर गई बहुत ज्यादा तरीके से। लेकिन हम लोग अभी भी वो
पैसे हमारे पास नहीं है, सेविंग्स कम हो गई हैं, और अब खर्च डर भी लगता है कि कोरोना आ गया, पता नहीं फिर पैसा कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे, क्या होगा। तो सरकार की पॉलिसी यहाँ पर पर्सनली मुझे भी लगता है और एक्सपर्ट्स को भी लगता है कि सही नहीं रही। सरकार को अपना घाटा बढ़ा के लोगों को हेल्प करनी चाहिए थे, लेकिन सरकार ने अपना घाटा नहीं बढ़ाया। ठीक है, अब घाटा बढ़ाने का दिक्कत क्या होती है। अब ग्रीस का एग्जांपल ले लेते हैं। ग्रीस, ठीक है, कंट्री है यूनान। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने देश के लिए के लोगों को अच्छा जीवन स्तर मिले, बढ़िया चीजें मिली, उन्होंने खूब सारा लोन ले लिया, और लोन इतना सारा ले लिया कि उनकी जीडीपी से वो 100 गुना या 200 गुना हो गया। ठीक है, अब जब इतना हो जाएगा जीडीपी का लोन, आपका घाटा इतना ज्यादा हो जाएगा, 100-200% हो जाएगा, मतलब आप पे करने की स्थिति में नहीं रहोगे, और जब पे करने की स्थिति में नहीं रहोगे तो फिर आपकी इकोनॉमिक खत्म हो जाएगी और आप कंट्री बर्बाद हो जाओगे बिल्कुल। ठीक है, दिवालिया घोषित हो जाओगे आप लोग। यूनान में हुआ, यूरोप में ये है, क्योंकि यूरोप में सरकारें पैसा लेती हैं अपने लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इंडिया में नहीं होता, इंडिया में बचा के रखते हैं, नहीं करते हैं भाई। ठीक है, तो कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान, लेकिन हमेशा बोला था कि जब कोरोना, कभी आपको मेंस लिखना आए ना, आप आंसर लिखोगे तो प्लीज, ये सब मैं जो बोल रहा हूँ ये बहुत कम किताबों में मतलब होता है, आप लोग पढ़ते नहीं हो, पेपर है, पेपरों में सब है, हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं होता है कि ये अप्लाइड बेसिस है, अप्लाइड होता है ये नॉलेज अप्लाइड वाली। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा समझते रहिएगा। कभी आंसर आए लिखने के लिए तो आप ये लिख सकते हो कि सरकार को अपना बजट घाटा बढ़ा सकते थे, बढ़ाकर लोगों की हेल्प करनी चाहिए थी, या मार्केट में पैसा डालना चाहिए था। अब थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से पढ़ लीजिएगा, ये पूछा जाता है, अगर 3.2% ऑफ जीडीपी है या नहीं, तो देख लेना, चेक कर लेना कि इतना है कि नहीं है। करंट अफेयर्स पढ़ तो रहे होगे ना आप लोग? क्यों, करंट अफेयर्स पढ़ तो रहे ना आप लोग, नहीं पढ़ रहे? यस सर, पढ़ रहे। अच्छा, अभी कल फोर्ब्स की वो आई, लिस्ट आई है रिचेस्ट आदमियों की, रिचेस्ट आदमियों की लिस्ट आई है। नंबर 1 पे कौन है इंडिया का रिचेस्ट आदमी? सबसे अंबानी सर। मुकेश अंबानी। सेकंड नंबर पे सेकंड नंबर पे है अडानी। अडानी अडानी अडानी, yes। अडानी। अच्छा, ठीक है। इंडिया। हाँ, अडानी सेकंड नंबर पे। नंबर 1 पे कौन है वर्ल्ड में, कौन नंबर 1 में? अच्छा हाँ, एक सवाल ये नहीं पूछा है, जय बेजोस है ना, जय बेजोस किसके मालिक हैं? अमेज़न के, ठीक है ना, अमेज़न के। ठीक है, याद है ना, कभी कभी सवाल पूछा जाता है आपसे, कुछ कभी कभी बड़ी हैपनिंग्स होती हैं, एक तरफ कंपनीज का नाम डाल देते हैं, दूसरी तरफ वो लोग डाल देते हैं उनके सीईओ डाल देते हैं। ठीक है, तो अमेज़न के मालिक है जेफ बेजोस, जो नंबर 1 है। टेस्ला के मालिक कौन है? एलॉन मस्क। एलॉन मस्क, ठीक है, एलॉन मस्क। ये आजकल बड़े मार्केट चल रहे हैं, बड़े न्यूज में है, तो याद रखिएगा इनको। ठीक है, इनकी कुछ कंपनियां हैं जिसमें स्पेस एक्स है, टेस्ला है। ठीक है, अच्छा, इनका स्पेस भी है ना, अंतरिक्ष, इन्होंने स्पेस में भी लॉन्च करने को क्या किया? हाँ बताइए, क्या किया उन्होंने? स्पेस एजेंसी भी है ना, मतलब स्पेस एक्स क्या खासियत है इसके अंदर, क्या किया उन्होंने? अंतरिक्ष में है जाने के लिए, वो सब जाहिर है, उनका क्या बड़े नाम, अंतरिक्ष में उन्होंने 143 में सैटेलाइट लॉन्च किए। ये नहीं था, ये उनका है, उनके रॉकेट को जो फैल्कन नाम है, फैल्कन, वो नासा ने इस्तेमाल किया है, और ये जो रॉकेट था वो रीयूजेबल रॉकेट है, हम उसे दोबारा यूज कर सकते हैं, मतलब ऊपर जाएगा, वापस लैंड करता है, खराब नहीं होता है, उसको ठीक से पोंछ पाछ के फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि हर प्रोजेक्ट की कॉस्ट बच जाती है, रीयूजेबल रॉकेट्स हैं ये। ठीक है, ये खासियत है स्पेस एक्स की, ये खासियत है। और वो तो मंगल में जाके बस्ती बसाने के मूड में है कि मंगल में जाके बस्ती बसाएंगे वहां पर, और ये वन वे ट्रैफिक है, मतलब कि लोगों से बोला गया कि हम 5-6 लोगों को मंगल ग्रह में ले जाएंगे और वो वहीं रहेंगे, वहीं पर बस्ती बसाएंगे, वापस नहीं आएंगे। तो उन्होंने होटल खोलेंगे वहां। हाँ, आवेदन मांगे, और आप बिलीव नहीं करोगे 10,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया इसके लिए, 10,000 से ज्यादा लोगों ने, मतलब कि ये वन वे ट्रैफिक है, मतलब गए तो वापस नहीं आ सकते हो, तब भी 10,000 लोगों ने आवेदन किया हुआ है। वहां छटनी चल रही है उसके ऊपर कि वो देख लिया, ऐसे लोग भी हैं। बेजोस की भी तो एक स्पेस कंपनी है शायद, फेमस नहीं है, ब्लू ओरिजिन करके। हाँ है, कुछ है, लेकिन फेमस नहीं है, इतना नहीं। सही कह रहे हो, है, कोशिश की थी। अच्छा सर, एलोन मस्क अभी कुछ दिन पहले सबसे अमीर व्यक्ति थे, क्या इनका नाम बढ़ गया? अमीर, हाँ बिल्कुल अमीर हो गए थे, सबसे अमीर हो गए थे, लेकिन वापस चले गए पीछे। वो शेयर मार्केट का चलता रहता है ना, शेयर्स के ऊपर होता है। अच्छा, एक सवाल हाँ, मैं सुनो सवाल सुनो, मैं भूल जाऊंगा। तो सवाल ये है कि जो कल फोर्ब्स की जो रैंकिंग आई थी, वो ये आई थी कि कौन सी कंट्री में बिलियनियर ज्यादा है, बिलियनियर,
ठीक है। तो इंडिया में अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बिलियनियर हैं, अरबपति। सर भारत। हाँ हाँ है ना, है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि तीसरे नंबर पे है, तीसरे के चौथे नंबर पे, तीसरे पे आई थिंक है, थर्ड पे है ना, थर्ड हाँ थर्ड। सुनो तो पहला तो हो गया तीसरे नंबर पे। दूसरा क्या है, कितने ज्यादा बिलियनर्स बड़े हैं। लॉकडाउन में आई थिंक 140 लोग नए नाम आए हैं, 140 ज्यादा बिलियनियर बने हैं। बताइए, लॉकडाउन में गरीब तो गरीब हो गया, अमीर तो अमीर हो गया, ठीक है ना। उसकी भी कहानी कल बता देंगे आपको कि क्यों ये इतना ज्यादा बिलियनियर बन गए, सरकार ने क्या किया और गलत क्या किया, या क्या पॉलिसी रही, और क्यों ये गरीब आदमी तो उठ नहीं पाया, उसके पास 5,000 रुपए भी नहीं हो रहे, और ये लोग 140 से ज्यादा लोग बिलियनियर बन गए। खैर वो तो बताएंगे बाद में कल। हाँ, तो ये याद रखिएगा, नंबर 3 नंबर पे है, और 140 से ज्यादा लोगों का है, मतलब उन्होंने एक बिलियनियर बने हैं, वो याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, एक टाइप वो हुआ है, एक्विजिशन हुआ है। एक कंपनी है जिसने दूसरी कंपनी को लगभग 950 मिलियन या लगभग $1 बिलियन पे खरीदा है। ये बहुत बड़ा एक्विजिशन है। रिलायंस से खरीदा है शायद। नहीं, कल हुआ ही है। 1 बिलियन का परचेजिंग है, समझ लीजिए। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीदा है। कौन सी कंपनी है ये? फिर आकाश इंस्टीट्यूट को वो बायजूस नहीं था, ये याद रखिएगा। बायजूस ने आकाश इंस्टीट्यूट को लगभग 950 मिलियन या कह लो $1 बिलियन में खरीदा है। बहुत बहुत बड़ा ये सौदा है ये, ठीक है। ये याद रखिएगा, इस तरह के सवाल आ जाते हैं, आपको थोड़ा सा होश रखिएगा, ठीक है। पीसीएस से अपना यार कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग, इसी तरह के सवाल पूछते हैं, वो बहुत ज्यादा दिमाग वाले नहीं सवाल पूछते हैं सर। हाँ, और सर ज्योग्राफी के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी सर? परीक्षा वाणी ठीक है, महेश बड़वाल अच्छी है, एनसीईआरटी भी ठीक ही ठाक है सर। हाँ बोलिए 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 इकोनॉमी के नोट्स प्लीज वो अपलोड कर दीजिए वेबसाइट पे। अच्छा मैं कर दूंगा आज बस। सर एनसीईआरटी 6 से 12 तक की? हाँ नहीं यार, मैं वो पढ़ लीजिए सर, बेहतर है आपको। क्या नाम है, परीक्षा वाणी पढ़ लीजिए, इतना किताबें पढ़ने का समय नहीं है, पढ़ लीजिए इसमें। अच्छा परीक्षा वाणी पढ़ लीजिए। अच्छा परीक्षा वाणी काफी है, हिंदी पढ़ते पढ़ लीजिए, ठीक है। और क्या था यार, क्वेश्चन तो आज हो ही गया सब कुछ, मतलब क्या। एक सर एलजी कंपनी है, उसने अपना जो मोबाइल बनाती थी उसको बंद कर दिया है पूर्ण रूप से। बंद कर दिया? लेटेस्ट क्वेश्चन है करंट का। एक कंपनी है, चलिए बताइए, देखते हैं आपको कितना है आप लोग। टाइम खत्म हो रहा है। एक कंपनी है जो सबसे ज्यादा मोबाइल्स बनाती है, अपने ब्रांड नेम के माध्यम से भी बेचती है उसे, और बाकी लोगों को भी वाइट लेबल करती है, मतलब कि वो लोग परचेज कर सकते हैं और अपना टैग लगा के बेच सकते हैं। कौन सी कंपनी है? लगभग 40-50% से ज्यादा मोबाइल बेचती है, मतलब बनाती है वो, और कहां पर है वो? क्वाडकॉम नाम कंपनी है जो ताइवान में है। ताइवान नाम सुना है कभी? ताइवान कहां पर है? ताइवान कहां पर है? चीन में। चीन में नहीं, चीन के पास है। और चीन तो कहता है कि वो हमारा हिस्सा है, लेकिन ताइवान बोलता है कि हम चीन का हिस्सा नहीं है। वन कंट्री टू प्रोसेस, ये है ना चाइना का प्रोसेस। ताइवान के ऊपर बताएंगे आपको। अच्छा 15वां G20 शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ है? 15वां G20 शिखर सम्मेलन 2020 में सऊदी अरब।